हम लोग देख रहे हैं विजन का अपना टेस्ट थर्ड और हम लोग ने 80 क्वेश्चंस कर लिए। अब आगे आगे के देखेंगे क्वेश्चन 81। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, विषुवत वृत्त एशिया महाद्वीप से होकर गुजरता है। दूसरा, कोई भी भारतीय नदी 2 बार कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। देखिए, जब आप क्वेश्चंस भी करते हैं, अगर आपको बेसिक्स नहीं पता होंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी क्वेश्चन करने में। तो जैसे अगर आपको कोई भी लगता है कि हमें बेसिक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मान लीजिए विषुवत व्रत क्या है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वैसे पता ही होगा, अब आप इतनी तैयारी कर चुके होंगे कि आप टेस्ट लगा रहे हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं एक सजेशन है कि आप उसको हाल जाके गूगल पे सर्च करिए वो क्या है। बेसिक नहीं पता तो सबसे पहले तो उससे आपको ऑलरेडी आपके क्वेश्चंस फिर काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम। तो हम इसका आंसर देखते हैं, बताइए क्या होगा। तो 81 का आंसर है हमारा ए, पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। देखिए, विषुवत व्रत जिन महाद्वीपों से होकर गुजरता है, मतलब हमारी जो इक्वेटर है, जो बीच की 0 डिग्री लाइन है, वो किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो उनमें ऑस्ट्रेलिया आता है, ओशिनिया आता है, दक्षिण अमेरिका आता है, अफ्रीका और एशिया इसमें आते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। विश्व के चारों तरफ वृत्त बनाने वाली एक काल्पनिक रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। तो 13 देशों से गुजरती है, जिसको आप मैप में भी देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, याद कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया में किरिबाती से, दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से, अफ्रीका में साओ टोम एंड प्रिंसिप, गेबॉन, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, कॉन्गो, केन्या, युगांडा, सोमालिया, और एशिया में मालदीव और इंडोनेशिया से गुजरती है। ठीक है, तो पहला सही है। भारत में जो माही नदी है वो 2 बार कर्क रेखा से होकर गुजरती है। तो उन्होंने कहा था कोई ऐसी नदी नहीं है, नहीं भाई, माही है जो 2 बार कर्क रेखा से गुजरती है। ये मैंने अभी जो पहले के क्वेश्चन में भी आया था। अफ्रीका में कॉन्गो नदी 2 बार विषुवत व्रत से होकर गुजरती है। तो अफ्रीका में जो कॉन्गो रिवर है वो 2 बार व्रत से होकर गुजरती है। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि मतलब हमने ऐसा क्वेश्चन किया था लेकिन हम फिर भूल गए, तो एक ये सजेशन भी है कि आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है, आपको नहीं पता, तो आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन से स्टैटिक भी हो रहा है और करंट भी हो रहा है, तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन 81 का हमारा ए सही था। ठीक है, एक सही है, दूसरा नहीं है। अब देखते हैं 82। हाल ही में सुर्खियों में रहे सुपेस या सुवास को सर्वश्रेष्ठ रूप से वर्णित किया जा सकता है, क्या है सुपेस या सुवास? ए, छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यानों को विकसित करने हेतु उन्नत इसरो परियोजनाओं के रूप में। बी, भारतीय न्यायपालिका की दक्षता बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण के रूप में। सी, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय एथलीटों की संख्या बढ़ाने हेतु खेल कार्यक्रम के रूप में। डी, भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण की पहुंच को आसान बनाने के लिए परियोजनाओं के रूप में। तो ये क्या है, बताइए। तो देखिए, 82 का जो हमारा आंसर है वो बी है। क्या है ये, सुपेस और सुवास? देखिए, केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि न्याय वितरण प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई एवं अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखिए, न्याय प्रणाली में मतलब बहुत ज़्यादा आप देखते हैं केस पेंडिंग चलते हैं, ये सब होता है, तो इनकी दक्षता बढ़ाने के लिए क्या है, मशीन लर्निंग और एआई का यूज़ करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर को संक्षिप्त रूप से सुवास कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई द्वारा प्रशिक्षित एक मशीनी सहायता प्राप्त अनुवाद उपकरण है। ठीक है, एआई पे है ये जो है। ठीक है, और क्या है, ये एक अनुवाद उपकरण है। ये उपकरण विशेष रूप से न्यायिक क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है और वर्तमान में अंग्रेजी न्यायिक दस्तावेजों, आदेशों और निर्णयों को 9 स्थानीय भाषाओं की लिपियों में एवं ठीक इसी प्रकार 9 स्थानीय भाषाओं के दस्तावेजों को अंग्रेजी लिपि में अनुवाद करने की क्षमता और सामर्थ्य रखता है। तो ये क्या है, अनुवाद करता है, ट्रांसलेट करता है हिंदी, इंग्लिश और दूसरी लैंग्वेज में। इसमें न्यायिक क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की शुरुआत की दिशा में पहला कदम है। ठीक है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एएस बोबडे की एक पसंदीदा परियोजना न्यायालय की दक्षता में सहायता के लिए उच्चतम न्यायालय का पोर्टल सुप्रीम कोर्ट्स पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी सुपेस एक ऐसा उपकरण है जो प्रासंगिक तथ्यों, कानूनों को एकत्रित करता है और उन्हें न्यायाधीशों को उपलब्ध कराता है। तो सुपास जो है वो ऐसे आएगा तो आपको लगेगा कुछ स्पेस से रिलेटेड है, नहीं, याद रखिए कोर्ट से रिलेटेड है। तो ये क्या है, एक ऐसा उपकरण है जो क्या करेगा, जितने भी फैक्ट्स वगैरह होंगे कानूनों के, उनको इकट्ठा करेगा और जो बाकी जजेस होंगे उनको हेल्प मिलेगी। 82 का हमारा बी सही है। अब 83 देखते हैं। द्वार स्थलाकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ये दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में पाए जाने वाले जलोढ़ बाढ़ के मैदान है। दूसरा, संकोच नदी से पूर्वी और पश्चिमी द्वार में विभाजित करती है। तीसरा, ये चाय की रोपण कृषि के लिए उपयोगी होते हैं। तो उपयोग कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? केवल एक, दो, केवल दो, तीन, केवल तीन या एक, दो, तीन?
तो 83 का हमारा यहाँ डी सही है। देखिए दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय दुआर संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो कहाँ ये दुआर संरचना है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। दुआर जलोढ़ बाढ़ के मैदान होते हैं। ठीक है, ये जलोढ़ बाढ़ के मैदान होते हैं जो हिमालय के बाह्य गिरिपादों के दक्षिण में और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के उत्तर में अवस्थित है। यह क्षेत्र और प्रदेश को संकोच नदी पूर्वी और पश्चिमी द्वार में विभाजित करती है। जो संकोच नदी है वो इन्हें बांटती है। पश्चिम द्वार को बंगाल द्वार के रूप में जाना जाता है और पूर्वी द्वार को असम द्वार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, द्वार उत्तरी भारत और दक्षिणी नेपाल में उपस्थित तराई के समान होते हैं। द्वार इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये चाय बागानों के लिए उपयोगी है। तो ये चाय के बागानों के लिए यूजफुल होते हैं। ध्यान देने योग्य है कि इस क्षेत्र में शिवालिक अनुपस्थित है। 83 का हमारा डी सही है, तीनों ही सही है। अब 84 देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। एक ब्रह्मपुत्र, दूसरा कृष्णा, तीसरा महानदी। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र भारत में का घटता हुआ सही क्रम है? ए 1 2 3, बी 1 3 2, सी 2 1 3, डी 2 3 1। तो 84 का हमारा सी सही है। देखिए जल ग्रहण क्षेत्र भूमि का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ वर्षा होने पर जल एकत्रित होता है। ठीक है, तो जल ग्रहण क्षेत्र मतलब भूमि का एक ऐसा क्षेत्र बता रहे हैं जहाँ पे क्या है, वर्षा होगी तो जल एकत्रित होता है। यह क्षेत्र प्राय पहाड़ियों से घिरा होता है। पहाड़ियों से घिरा होता है। जैसे जैसे जल भूदृश्य के ऊपर से प्रभावित होता है वह सरिताओं में मृदा के स्तरों के भीतर अपना मार्ग खोज लेता है। ठीक है, तो ये पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र होता है। और जैसे क्या होता है, इस जो भूदृश्य के ऊपर जल प्रभावित होता है तो क्या होता है, ये सरिताओं में मृदा के स्तरों के भीतर अपना मार्ग खोज लेता है, मतलब नदी के रूप में या जमीन के अंदर। अंततः यह जल नदी को पोषित करता है। इसमें से कुछ जल भूमिगत रहता है और कम वर्षा के दौरान नदी को धीरे धीरे पोषित करता रहता है। कुछ जल जो है भूमिगत भी रहता है, मतलब भूमि के नीचे भी रहता है, और कम वर्षा के टाइम क्या है, नदी में आता रहता है। तो रिवर बेसिन यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, रिवर की लेंथ देख सकते हैं, मेजर रिवर। ठीक है, और उनका आप देख सकते हैं एरिया, आपको सामने दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा इसमें विकल्प सी सही है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर सामने दिख रही होगी जो हमसे पूछा गया था। इन्होंने पूछा था सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र मतलब कैचमेंट एरिया के बारे में पूछा था इनने। तो आप सामने देख सकते हैं कि हमें 3 रिवर के बारे में पूछा गया था, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र और महानदी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या है, आप कृष्णा रिवर का देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा है तीनों में। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा होगा ब्रह्मपुत्र का, उससे कम है। उसके बाद महानदी का, उससे कम है। और अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि गंगा रिवर का सबसे ज़्यादा है। तो आप सामने देख सकते हैं 84 का हमारा सी सही था। पहले कृष्णा है, फिर ब्रह्मपुत्र, फिर महानदी। अब 85 देखते हैं। प्रति चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से ऐसे सही हैं? एक, साफ आसमान और शांत पवनें इन चक्रवातों की पहचान होती है। दूसरा, प्रति चक्रवात में पवनें उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त चलती हैं। और इनमें से कौन सा सही है बताना है। एक दो दोनों कथन, या ना तो एक ना तो दो। तो आप देख सकते हैं कि 85 का हमारा ए सही है, एक सही है, दूसरा नहीं है। देखिए प्रति चक्रवात चक्रवातों के विपरीत होते हैं। जैसे साइक्लोन होते हैं तो एंटी साइक्लोन उसके अपोजिट होता है। इसमें केंद्र में उच्च दाब होता है। देखिए चक्रवातों में क्या होता है, सेंटर में लो प्रेशर होता है, चारों तरफ हाई प्रेशर होता है। प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन में उल्टा हो जाएगा, बीच में उच्च दाब हाई प्रेशर होता है, चारों तरफ निम्न दाब, और समदाब रेखाएं दूर दूर होती हैं इसमें प्रति चक्रवात में। दाब प्रवणता कम होती है और पवनें मंद गति से चलती हैं। प्रति चक्रवात समान रूप से सुहावने मौसम की शुरुआत करते हैं, मतलब साफ मौसम होता है, आसमान साफ होता है, पवन इसमें शांत होती है तथा तापमान ग्रीष्म ऋतु से में अधिक होता है और शीत ऋतु में कम होता है। शीतकाल में निचले वायुमंडल के तीव्र शीतलन के परिणाम स्वरूप सघन कोहरा हो सकता है। प्रति चक्रवाती परिस्थितियां कुछ दिनों या हफ्तों तक रह सकती है और फिर शांतिपूर्ण तरीके से धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। दूसरा सही नहीं है कि प्रति चक्रवात में पवनों का प्रवाह केंद्र से परिधि की ओर होता है। पवनों का जो प्रभाव होता है वो केंद्र से परिधि की ओर होता है और ये विक्षेपण के अधीन भी होता है, लेकिन ये उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त होता है, तो वो उल्टा दिया हुआ था हमें। 85 का हमारा ए सही है। अब आगे देखते हैं 86। ये राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट के किनारे अवस्थित है। कहा जाता है कि 3 महत्वपूर्ण नदियाँ तुंगा, भद्रा और नेत्रावती का उद्गम यहीं से हुआ है। यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं में मलाबार सीवेट, जंगली कुत्ते, स्लॉथ बियर और चित्तीदार हिरण शामिल है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन किया गया है? ए, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, बी, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, सी, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, डी, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। तो किसकी बात कर रहे हैं बताइए।
तो 86 का हमारा सी सही है। देखिए, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य के दक्षिणी कन्नड़, उडुपी और चिकमंगलूर जिलों में अवस्थित एक खूबसूरत स्थान है। यह पश्चिमी घाट में बसा हुआ है। कहा जाता है कि 3 महत्वपूर्ण नदियों यथा तुंगा, भद्रा और नेत्रावती का उद्गम यहीं से हुआ है। ठीक है, तीनों नदियाँ यहाँ से निकलती है। तुंगा नदी और भद्रा नदी उद्यान स्थलों से होते हुए स्वतंत्र रूप से बहती है। यहाँ पाए जाने वाले जंतु में मलाबार सीवेट, जंगली कुत्ते, स्लॉथ बियर और चित्तीदार हिरण आदि शामिल है। तो सी सही था। बाकी के बारे में भी दिया, हम पढ़ते हैं। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान भारत के केरल में, देखिए केरल में है, कि इडुक्की जिले में पश्चिमी घाट के किनारे स्थित है। ये केरल राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। हिमालय के दक्षिण में भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी इसी उद्यान में स्थित है। ठीक है, अनाईमुडी इसमें है। अनेक बारहमासी नदियां इस उद्यान से होकर गुजरती हैं। ये नदियां पश्चिम में पेरियार नदी और पूर्व में कावेरी नदी की सहायक नदियों में विलीन हो जाती हैं। अब देखिए, बेंगलुरु बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में लगभग 22 किलोमीटर दक्षिण में अवस्थित है। ये विश्व के कुछ उन स्थानों में से एक है जहां एक बड़े शहर के इतने निकट निर्जन वन प्रदेश संरक्षित है। ठीक है, बेंगलुरु बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान का विजन नागरिकों, विशेष रूप से बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन सिटी के बच्चों के लिए बनेरघट्टा नेशनल पार्क के भीतर प्रसिद्ध चंपकधाम पहाड़ियों की घाटी में वनों के बीच शहर के बहुत नज़दीक एक जैविक मनोरंजन केंद्र की सुविधा का विकास करना है। इस विज़न को पूरा करने के लिए वर्ष 1972 में एक छोटा चिड़ियाघर बनाया गया था, जो क्रमिक रूप से वर्ष 2002 तक वर्तमान राष्ट्रीय उद्यान में रूपांतरित हो गया। ठीक है, बेंगलुरु में है बनेरघट्टा। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भारत के असम राज्य में, असम में है नामेरी। राज्य के सोनितपुर जिले तेजपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर में पूर्वी हिमालय की तलहटी में अवस्थित है। नामेरी उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ये क्षेत्र झिया, भोरोली नदी और उसकी सहायक नदियों नमता, दीजी, दिनाई, डोईगुरुंग, नामेरी, डिकोराई, खारी आदि से घिरा हुआ है। सांभर भौंकने वाला हिरन जो है, बार्किंग डियर यहाँ होता है। हॉक हिरन, जंगली सुअर, गौर के रूप में एक व्यापक शिकार आधान विद्यमान है। इसके साथ ही लगभग 3000 घरेलू मवेशी भी बाघ और तेंदुओं के शिकार आधार में शामिल है। तो देखिए, ये मतलब ऐसे समझाने वाला नहीं था, तो मैं आपको रीड करके बता दिया। आप इसको याद कर लीजिए कौन सा कहाँ है। किसी और राष्ट्रीय उद्यान का भी ऐसी डिटेल में पूछ सकते हैं, कहाँ है ये, किसके बारे में बात हो रही है। अब क्वेश्चन 87 देखते हैं। वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, क्षोभमंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होती है। दूसरा, मध्यमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो 87 का हमारा ए सही है। देखिए, तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न संस्तरों क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल में विभाजित किया गया है। ठीक है, इसको 5 में बांटा गया है। क्षोभमंडल जो होता है, ट्रोपोस्फेयर, वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है। सबसे नीचे का स्तर कहलाता है क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर। इसकी औसत ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है, औसत ऊंचाई। और ध्रुवों के निकट लगभग 8 किलोमीटर, विषुवत वृत्त पर लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। तो देखिए क्या होता है, विषुवत वृत्त पे इसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है और ध्रुवों पे कम होती है। ठीक है, आप जानते हैं ध्रुवों पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा लगता है। क्षोभमंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन होता है। ये भी रीज़न है कि क्षोभमंडल पे क्या होता है, विषुवत वृत्त पे हीट ज़्यादा मिलती है सन से, तो क्या होता है, वायु गर्म हो जाती है, ऊपर तेजी से जाती है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन होता है, तो हीट ज़्यादा ऊंचाई तक जाती है। इस संस्तर में धूलकण और जलवाष्प मौजूद होते हैं। तो यहाँ आपको धूल और जलवाष्प मिलेंगे। जलवायु और मौसम के सभी परिवर्तन इसी संस्तर में होते हैं। जितना ही मौसम में चेंज होता है यही होता है। इस संस्तर में प्रत्येक 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है। ठीक है, यह सभी जैविक क्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। क्षोभ मंडल को समताप मंडल से पृथक करने वाले क्षेत्र को क्षोभ सीमा, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। क्षोभ मंडल से समताप मंडल से जो बीच की सीमा है उसको ट्रोपोपॉज कहते हैं, क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा में वायु का तापमान विषुवत वृत्त के ऊपर -80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुवों के ऊपर लगभग -45 डिग्री सेल्सियस होता है। काफ़ी कम टेम्परेचर हो जाता है। यहाँ पर तापमान लगभग स्थिर रहता है, इसलिए इसे क्षोभ सीमा कहते हैं। ठीक है, ताप समताप मंडल, उसके बाद जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो क्षोभ मंडल के ऊपर होता है। ठीक है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। अब ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीपीसीएस में, प्रीलिम्स में, कि ओजोन परत किस में पाई जाती है। ठीक है, तो हिंदी में समताप मंडल नहीं दिया था, ये दिया था हमें स्ट्रेटोस्फेयर।
तो मैं आपसे कहूँगी कि आप दोनों नाम याद रखिए, हिंदी इंग्लिश। यहाँ इसमें ओजोन परत पाई जाती है। यह परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन को ऊर्जा के तीव्र और हानिकारक रूप से बचाती है। आपको पता है यूवी रेस को अवशोषित करती है ओजोन और हमें बचाती है, ठीक है। अ, कथन 2 सही नहीं है कि मध्यमंडल जो मीजोस्फीयर है वो समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है, ठीक है। तो मध्यमंडल जो है वो क्या है, समताप मंडल के ठीक ऊपर है। इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। मध्यमंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं, ठीक है। वायुमंडल थर्मोस्फेयर मध्यमंडल के ऊपर और वायुमंडल के नीचे स्थित होता है। फिर होता है थर्मोस्फेयर आता है उसके बाद। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिसे आयन कहते हैं। तो इसमें विद्युत आवेशित कण मिलते हैं वायुमंडल में, थर्मोस्फेयर में, जिसे आयन कहते हैं। इसलिए यह आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। आयन मंडल में वायुमंडल और सौर विकिरण द्वारा आयनित मध्यमंडल और बहिर्मंडल के कुछ हिस्से शामिल हैं। पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे इस संस्था द्वारा पुनः पृथ्वी पर लौट आती हैं। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, ठीक है। तो पृथ्वी से रेडियो वेव्स भेजते हैं तो वो वहां से वापस आ जाती है। वायुमंडल के ऊपर वायुमंडल के सबसे ऊपरी संस्तर को बहिर्मंडल एक्सोस्फेयर के रूप में जाना जाता है। ये सबसे ऊंचा संस्तर है और इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। एक्सोस्फेयर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इस संस्तर में मौजूद सभी घटक विरल हैं जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में विलीन हो जाते हैं। यद्यपि वायुमंडल के सभी संस्तर हमें प्रभावित करते हैं, फिर भी भूगोलवेत्ता वायुमंडल के पहले 2 संस्तरों का ही अध्ययन करते हैं। 87 का हमारा ए सही है, ठीक है। मतलब दूसरा सही नहीं है। मध्यमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, कमी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद वापस टेम्परेचर बढ़ने लगता है। आपको पता है, मैंने आपको आयनमंडल के बारे में पढ़ाया। अब क्वेश्चन 88 देखते हैं। पीटलैंड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसका विस्तार 10% से अधिक वैश्विक भूमि पर है। दूसरा, इसमें जलभराव की स्थितियां होती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के समृद्ध मृत पादप अवशेषों के सूक्ष्म जीवीय क्षय को सीमित करती हैं। तो इनमें से कौन सा सही है? एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। 88 का हमारा पी सही है। देखिए, हाल ही में एक नए अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि यूरोप और पश्चिम साइबेरिया में परमाफ्रॉस्ट पीटलैंड जो परमाफ्रॉस्ट मतलब जो बर्फ से ढके हुए हैं, ठीक है, मोटी जो लेयर होती है, परमाफ्रॉस्ट पीटलैंड्स अर्थात भूमि के जमे हुए कार्बन संग्रह विस्तार, मतलब उनके अंदर कार्बन का संग्रहण रहता है, अपेक्षा से अधिक तीव्रता से अपने टिपिंग पॉइंट पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। परमाफ्रॉस्ट पिघल रहे हैं, ये बता रहे हैं। पीटलैंड्स आर्द्र भूमियों का एक वर्ग है जो जल प्लावित पायतंत्र होता है। पीटलैंड्स क्या होता है? आर्द्र भूमियों का एक वर्ग है, ठीक है। जल भराव की स्थितियां इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध मृत पादपों के अवशेषों का सूक्ष्मजीवीय क्षय धीमा कर देती हैं। इसमें जल भरा होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध जो मृत पादप है जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड रहती है के अवशेषों का जो सूक्ष्म जीवीय क्षय होता है, मतलब उनका डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है। यह वायुमंडल में गैस के पुनः प्रवेश को रोकता है। तो इससे क्या होता है, वायुमंडल में गैस के जो पुनः प्रवेश है उसको रोकता है। कुछ पीटलैंड्स जमी हुई भूमि या परमाफ्रॉस्ट के नीचे दबे हुए हैं। तो ये जो पीटलैंड्स होते हैं आर्द्र भूमि, ये क्या है, कुछ परमाफ्रॉस्ट जो बर्फ की चादर होती है उसके नीचे दबे हुए हैं और परमाफ्रॉस्ट पीटलैंड के रूप में मौजूद हैं। अलास्का, कनाडा, यूरोप और उत्तरी यूरोप के कुछ हिस्सों के उत्तरी भागों में इस तरह के पीटलैंड्स पाए जाते हैं। विश्व की केवल 3% भूमि पर ही पीटलैंड्स का विस्तार है। तो ये 3% पे, ये 10% पे नहीं है जो कहा गया था। ये विश्व के सभी वनों की तुलना में दोगुना कार्बन संग्रह करते हैं। तो इसमें काफ़ी कार्बन का संग्रह होता है। देखिए, यहाँ पे टिपिंग पॉइंट का मतलब है एक, जैसे कि मतलब जो क्लाइमेट चेंज है वो इतना मतलब बदल गया है कि उसको वापस ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने सोचा कि आपको कुछ चीज़ें भी बता दें जो आपको नहीं आती हो। तो 88 का हमारा यहाँ पर बी सही है। अब देखते हैं 89। निम्नलिखित में से कौन सा से सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है? ए, बिग बैंग सिद्धांत। दूसरा, हॉयल की स्थित अवस्था संकल्पना, हॉयल की स्थिर अवस्था संकल्पना। तीसरा, द बिग स्प्लैट सिद्धांत। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर में सही उत्तर चुनिए। केवल एक दो, केवल दो तीन, एक दो तीन। तो 89 का बी सही है। देखिए, बिग बैंग सिद्धांत या विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना एडविन हबल द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो हबल ने दी थी बिग बैंग थ्योरी। इसके अनुसार आरंभ में सभी पदार्थ जिसमें ब्रह्मांड बना है सूक्ष्म गेंद के रूप में एक ही स्थान पर स्थिर थे। मतलब जिन भी पदार्थों से ब्रह्मांड बना है पहले वो क्या है, सूक्ष्म गेंद के रूप में एक ही स्थान पर स्थिर थे, जिनका आयतन अकल्पनीय रूप से कम और तापमान और घनत्व अनंत था। जिनका आयतन क्या है, कम था और तापमान और घनत्व अनंत था। बिग बैंग की प्रक्रिया में सूक्ष्म गेंद में विस्फोट हुआ और इसमें बृहद विस्तार हुआ, मतलब एकदम से फटा, ठीक है, गेंद फटी जैसे समझ लीजिए, उसके टुकड़े अलग अलग गए तो वो ग्रह बने। यह विश्वास है कि ये परिघटना आज से 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है, मतलब आज भी विस्तार हो रहा है। ये सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत है। तो एक सही है। दूसरा जो है स्थिर अवस्था संकल्पना, स्टेडी स्टेट
स्टेट थ्योरी को पहली बार वर्ष 1948 में ब्रिटिश वैज्ञानिक सर हरमन बॉन्डी, थॉमस गोल्ड और सर फ्रेड हॉयल ने बिग बैंग परिकल्पना के विकल्प के रूप में से सामने रखा था। इसके अनुसार ब्रह्मांड हमेशा विस्तार करता रहता है लेकिन एक स्थिर औसत घनत्व बनाए रखता है। बोला है कि ब्रह्मांड विस्तार तो कर रहा है लेकिन वो अपना एक एवरेज जो डेंसिटी है स्थिर औसत घनत्व बनाए रखता है, क्योंकि नए सितारे और आकाशगंगाओं का निर्माण उसी दर से हो रहा है जिस दर पर पुराने सितारे और आकाशगंगाएं बढ़ती दूरी और पीछे हटने के वेग वेलोसिटी ऑफ रिसेशन के परिणाम स्वरूप अप्राप्य हो जाती हैं। ठीक है। इसके बाद एक स्थिर अवस्था वाले ब्रह्मांड का समयबद्ध रूप से कोई आरंभ या अंत नहीं होता, मतलब इसका कोई आरंभ या अंत नहीं है और इसके भीतर किसी भी बिंदु पर विस्तृत पैमाने पर औसत घनत्व तो आकाशगंगाओं की व्यवस्था एक समान रहती है। सभी संभावित युगों की आकाशगंगाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये बता रहे हैं। जो बिग स्प्लैट सिद्धांत, ये सिद्धांत पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित है। तो जो बिग स्प्लैट सिद्धांत है वो हमारे चंद्रमा मून से रिलेटेड है। इसके अनुसार पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का एक पिंड पृथ्वी से टकराया था। पृथ्वी के बनने के बाद एक पिंड पृथ्वी से टकराया था। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। तो पृथ्वी का एक हिस्सा टूट गया। यह खंड पृथ्वी के चारों परिक्रमा करता रहा। ठीक है, ये मतलब पृथ्वी का हिस्सा है मून। अंततः लगभग 4.44 बिलियन वर्ष पूर्व वर्तमान चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। 89 का हमारा कौन सा सही है? बी सही है। ठीक है, 1 और 2 द बिग स्प्लैट थ्योरी मून से रिलेटेड है, बाकी 1-2 जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड है। अब देखते हैं क्वेश्चन 90। ठीक है, भूकंपीय तरंगों के संरक्षण प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, प्रारंभिक तरंगे पदार्थ की गर्त एवं उभार बनाती हैं। दूसरा, द्वितीयक तरंगे पदार्थ में फैलाव एवं संकुचन उत्पन्न करती है। तो कौन सा सही है? 1-2, 1-2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो 90 का हमारा डी सही है। विभिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगें अलग अलग प्रणाली से संचलित होती हैं। जब ये संचरित होती हैं संचरित होती है, और जब ये संचरित होती है तब उन शैलों में कंपन उत्पन्न करती है जिससे होकर ही गुजरती है। ठीक है, तो देखिए हो सकता है भूकंप पे भी इस बार कोई क्वेश्चन आ ही जाए। भी आपको पता है कि टर्की वगैरह में कितना तेज़ भूकंप आया है, तो इस टॉपिक को भी आप पढ़ लें। तो जब ये मतलब जब ये भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है तो ये क्या करती हैं? कंपन उत्पन्न करती हैं बहुत ज़्यादा। पहला से सही नहीं कि जो प्राथमिक तरंगे होती हैं, पी तरंगे, तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करती हैं। जो तरंग की दिशा होती है उसके समानांतर कंपन करती है। ये तरंग संचरण की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती हैं। इसके परिणामस्वरूप पदार्थ की घनत्व में भिन्नता आती है जिससे शैलों में संकुचन और फैलाव की प्रक्रिया होती है। तो इससे शैलों में संकुचन होता है और फैलाव होता है। दूसरा सही नहीं कि घनत्व की भिन्नता के कारण पी तरंगे होती हैं। जो घनत्व में भिन्नता का कारण है वो क्या है? पी तरंगों के कारण होता है। द्वितीयक तरंगे एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के लंबवत समकोण पर कंपन करती हैं। ठीक है, मतलब तरंगों की दिशा के लंबवत कंपन उत्पन्न करती है, इसलिए पदार्थ की गर्त और उभार श्रृंग बनाती है। तो ये पदार्थ में क्या है? गर्त और उभार बनाती है। तो 90 का हमारा यह डी सही है, ना तो 1 सही है ना तो 2। बाकी के हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और फिर हमारा ये टेस्ट खत्म होगा और फिर हम अगला टेस्ट लगाएंगे। थैंक यू।